नमस्कार मित्रों, मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपने फ्रांसीसी विधिवेत्ता मॉन्टेस्क्यू ने ओरिजिनेट किया था। इसके पूर्व अरस्तु तथा लॉक जो विधि दार्शनिक थे उनके द्वारा भी इस थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। इस मॉन्टेस्क्यू के थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मुख्य कार्यकारिणी अर्थात एग्जीक्यूटिव तथा विधायी अर्थात लेजिस्लेटिव तथा न्यायपालिका को पृथक पृथक उनकी शक्तियों का उपयोग करने का है। अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को राज्य की तीनों शक्तियों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी शक्तियों का जो निर्वहन करती हैं, उनके अधिकारों में आपस में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, यह अधिकार थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में दिए गए हैं। न्यायपालिका को कार्यकारिणी और विधायी दायरे से स्वतंत्र रहना चाहिए। कार्यकारिणी को न्यायपालिका तथा विधायी शक्तियों से पृथक रहना चाहिए। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू के अनुसार यदि विधायी और कार्यकारिणी शक्तियों को एक ही व्यक्ति में समाहित कर दिया जाए तो वे मनमानेपन का और व्यक्तियों के समूह में एक क्लैश उत्पन्न होगा, जिसके कारण थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर अर्थात अलग अलग शक्तियों को लेजिस्लेटिव का कार्य कानून को बनाना है, एग्जीक्यूटिव का कार्य उसको इम्प्लीमेंट करना है तथा जुडिशरी का कार्य उसके इंटरप्रिटेशन का है। अर्थात एग्जीक्यूटिव का कार्य टू एनफोर्स द लॉ, विधायिका का कार्य लेजिस्लेटिव टू मेक द लॉज तथा जुडिशरी का कार्य टू इंटरप्रेट द लॉज होता है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया, राज्य के तीनों प्रकार की शक्तियों का केंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए तथा दमनकारी कानूनों के रूप में एक दूसरे के प्रति अत्याचार वाला वातावरण निर्मित न हो, इस उद्देश्य से थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की व्यवस्था की गई है। प्रोफेसर वेड और फिलिप्स के अनुसार व्यक्तियों के एक समूह सरकार के 3 विभागों में एक विभाग से अधिक विभाग का संरचना नहीं करेंगे, एक विभाग दूसरे के विभाग के कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा तथा एक विभाग अन्य दूसरे विभाग के क्षेत्राधिकार पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं करेगा। इस प्रकार थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत व्यक्तिपरक और कार्य संबंधी पृथकता पर बल देता है। किसी भी आदर्श राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था इस कारण की गई है कि किसी इन तीनों शक्तियों में आपस में किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो, पृथक पृथक अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग हर यूनिट करे। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसेचुसेट्स राज्य में इस प्रकार की पृथकता का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत होता है। इसके संविधान से यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि विधायी विभाग किसी भी कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियों का अथवा किसी एक शक्ति का निर्वहन नहीं करते हैं। कार्यकारिणी कभी भी विधायी और न्यायिक शक्तियों का निर्वहन नहीं करेगी। अपने अपने दायरा क्षेत्र में जो शक्तियां उन्हें प्रदत्त की गई हैं, उन शक्तियों का विधि अनुसार प्रयोग करेगी। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का निष्कर्ष मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान की गतिशीलता को देखकर निकाला था। इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन करने में, जैसा कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अपनाए जाने की यह खास विशेषता है कि सरकार के सभी अंग पारस्परिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रोफेसर उस्मान का यह कहना है कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कोई अनुकरणीय निवास स्थान नहीं है। वहां सरकार का प्रत्येक अंग अपनी विशेष प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। इंग्लैंड के संविधान में विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका में कोई कठोर शक्ति पृथक्कीकरण अर्थात थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में सरकार के अंगों को कठोर रूप से अलग करने के प्रयास किए गए, किंतु यह सफल नहीं हुआ। इस प्रकार अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने किलबॉर्न वर्सेस थॉमसन के केस में यह कहा था कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किसी भी संविधान के सफलतापूर्वक चलने के लिए आवश्यक बतलाया गया है। मित्रों, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के संबंध में मैं एक चीज और बतलाना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को
की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। संविधान निर्मात्री समिति द्वारा भी यह प्रस्ताव उस समय रखा गया था संविधान निर्मित होते समय, लेकिन इसे संविधान में अंतर्विष्ट नहीं किया गया, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जहां शीर्षस्थ कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा के बहुमत दल के नेता द्वारा किया जाता है। केंद्र में राष्ट्रपति को तथा राज्यों में राज्यपाल को क्रमशः आर्टिकल 53 तथा 154 में भारत के संविधान में यह शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। आर्टिकल 355 के अधीन किसी भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को राज्य की विधानसभा को भंग कर उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 392 और 392A के अधीन यह विधायी शक्तियों को ही संचालित करता है। राष्ट्रपति न्यायिक कार्य भी करता है तथा जब न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई संसद के दोनों सदनों में न्यायिक कार्य अत्यंत उल्लेखनीय है, इसी प्रकार सदन के अवमान के प्रकरण में दंड देने का भी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। दिल्ली लॉस के प्रकरण के में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि भारत के संदर्भ में विवादास्पद नहीं है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोर अर्थ में इस देश में वर्तमान संविधान के अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत कार्यकारिणी विधायिका के प्रति जिम्मेवार हुआ करती है। भारत में शक्ति पृथक्कीकरण का सिद्धांत वास्तविक रूप से नहीं लिया गया है। रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के प्रकरण में यह कहा गया कि संविधान शक्ति पृथक्करण के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। यह सत्य है कि सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका के विभाजन को संविधान के में विशेष रूप से सन्निहित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्कीकरण के सिद्धांत को कठोर अर्थ में नहीं अपनाया गया है। हमारा भारत का संविधान किसी भी एक अंग के द्वारा दूसरे अंग के कार्यों और क्षेत्राधिकार का अधिग्रहण किए बिना कल्पना भी नहीं कर सकता है। चंद्रमोहिनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह कहा गया है कि संविधान कठोर अर्थों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का नया दृष्टिकोण यह है कि विधायिका टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव टू एनफोर्स द लॉज तथा जुडिशरी टू इंटरप्रीट द लॉज के सिद्धांत में इनमें आपस में तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तथा चेक्स एंड बैलेंस के सिद्धांत पर ये तीनों अंग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, एक दूसरे की शक्तियों में हस्तक्षेप न करें। केशवानंद भारती के मामले में कहा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, जिसमें विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका एक दूसरे के कार्य और क्षेत्राधिकार को हड़प नहीं सकते, अर्थात तीनों को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण सिंह के मामले में यह कहा गया कि हमारे संविधान का थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मूलाधार है, जिसमें कार्यकारिणी, विधानमंडल और न्यायपालिका को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करना चाहिए। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस बात की अभी पुष्टि की गई कि न्यायपालिका, विधायिका व कार्यपालिका सामान्यतः एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें, क्योंकि हमारे देश में मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को कठोर रूप से अनुपालन किए जाने का प्रयास किया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे भारत का संविधान सर्वोपरि है और उसी के आधार पर सभी कानून बनाए जाते हैं, अन्यथा कानूनों को अल्ट्रा वायरस तथा वाइट डिक्लेयर किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या करना जुडिशरी का कार्य है। संविधान के उल्लंघन को रोकना तथा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित रखना, सरकार के अंगों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार की व्याख्या करना, संवैधानिक विवादों को सुलझाना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, समान न्याय प्रदान करना। इस प्रकार थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर द्वारा तीनों अंगों को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अपने अपने क्षेत्राधिकार और उन्हें प्रदत्त विधि द्वारा शक्तियों में कार्य करना चाहिए। कुल मिलाकर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अनुसार चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने की व्यवस्था हमारा भारत का संविधान देता है और इसी के आधार पर एक सफल संविधान के प्रावधानों का पालन राज्य के अंगों को करना होता है। थैंक यू।